हाय डियर स्टूडेंट, अवतार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और आप जानते हैं ये परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम्स में, भारत में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम्स में नरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। इससे आप भली बात परिचित हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नरेशन, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, नरेशन का मीनिंग जो होता है वो होता है बात। नरेशन का मीनिंग होता है बात, और बात हम दो तरीके से करते हैं। एक बात करने का तरीका होता है हमारा क्या, डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी मैं किसी डायरेक्ट बोलता हूँ, इनडायरेक्ट यानी किसी के थ्रू किसी को बात पहुंचाई जाती है। तो हमारा बात करने का जो तरीका होता है वो होता है एक डायरेक्ट, और एक दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट। तो नरेशन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से क्या है कि क्या डायरेक्ट स्पीच होती है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर हमारा एक क्लॉज होता है, कॉमा लगा रहता है, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा होता है, फिर हमारा एक क्लॉज रहता है इन्वर्टेड कॉमा के, यहाँ फुल स्टॉप होता है, या फिर हमारा क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन भी हो सकता है, बीच में बोधक चिन्ह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। यानी कि एक क्लॉज यहाँ होती है, एक क्लॉज हमारे यहाँ होती है। जो क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है उसको हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसको क्या नाम देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हमारी क्लॉज है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज लिखी रहती है उसको हम नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या नाम देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारी क्लॉज रहेगी वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहेगी वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। शॉर्ट में हम लोग इसको आरबी के नाम से जानते हैं। हम आरबी यूज करेंगे, मैं आरबी बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब की बात की जा रही है। या दूसरा हम समझते हैं कि इसको रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग किसके नाम से पहचानते हैं, आरएस के नाम से। ठीक है, इसको रिपोर्टेड क्लॉज भी बोलते हैं, आरसी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आरएस और आरबी के नाम से इनको पहचानेंगे, इनको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम समझते हैं कि हमारा क्या होता है, दो क्लॉज होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होती है वो क्या है, आरएस है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो हमारी क्या होती है, आरबी होती है। क्लियर है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कहीं भी ये लिखा होगा, ही सेज टू राम, he plays the cricket। यानी हमने बोला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज लिखी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, आरएस बोलेंगे। ये हमारी आरएस है। हमने देखा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भी एक क्लॉज है, ये हमारी क्या है, आरबी है। अब समझते हैं आरबी आरएस में है क्या। देखो हमारी इस वाली क्लॉज में हमारा ये होती है, ये होती है हमारी क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसका क्या होता है, ये होता है एक सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इसमें क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट। तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन याद रखें सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही हो, होता भी और नहीं भी होता है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही, तो हमारी क्लॉज कंप्लीट होगी। दूसरी क्लॉज में हमारा देखो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। यानी एक सेंटेंस इसमें होता है, एक सेंटेंस यहाँ होता है, दो सेंटेंस लिखे रहते हैं। यानी कि एक बड़े सेंटेंस में दो क्लॉज होती हैं, एक क्लॉज में दूसरी क्लॉज। अंदर वाली क्लॉज को आरएस बोलते हैं, बाहर वाली क्लॉज को आरबी बोलते हैं। क्लियर है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी एसवीओ होता है, और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में भी एसवीओ होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो आज हम लोग समझेंगे कि नरेशन से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो आप याद रखना, केवल आपको दो चीज आती है तो आप नॉर्मली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे। केवल दो बातें हमारी ऐसी महत्वपूर्ण हैं, उनको हमें अच्छे से समझना है। क्या क्या बातें हैं उनको समझते हैं। देखो, जब डायरेक्ट से अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो हम डायरेक्टली हम दो बातों को समझना है। फर्स्ट वन इज हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज पर्सन। सेकेंड बात आपको समझना है, हाउ टू चेंज वर्ब, हाउ टू चेंज वर्ब, यानी पर्सन को कैसे चेंज करें और
वर्ब को कैसे चेंज करें। यानी हम जब डायरेक्ट ही इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक हमें पर्सन चेंज करना है, दूसरा हमें वर्ब चेंज करनी है। अगर ये दो बातें हमें आ जाती हैं तो हमारा नरेशन पर कमांड हो जाएगा, हम कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं तो सीजीएल का एग्जाम देंगे आप, तो सीजीएल के एग्जाम्स के प्री में एक क्वेश्चन लगभग आता है, चाहे इंप्रूवमेंट में हो, चाहे वो एरर में पूछा जाए, चाहे वो डायरेक्टली पूछा जाए, ठीक है। या फिर आप मीन्स देखें तो मीन्स में आपको 27 से 28 यानी कि लगभग 25 से 30 के अराउंड आपको ये नरेशन आते हैं, ठीक है। सीडीएस का एग्जाम देते हैं आप, एनडी का एग्जाम देते हैं, एयरफोर्स का देते हैं, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम्स में नरेशन आता है। क्लियर है। तो हमें दो चीजें समझनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट वन हाउ टू चेंज पर्सन, सेकंड हाउ टू चेंज वर्ब को कैसे चेंज करना है। तीसरा काम क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा को, ये जो इन्वर्टेड कॉमा हमारे पास होता है इसको कैसे रिमूव किया जाए, यानी इसको हमें रिमूव करना है, ये कैसे रिमूव होता है। तो आप समझेंगे, मैं आपको यही थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग 5 तरीके से रिमूव करते हैं, यानी कि ये रिमूव होता है आरएस के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग। उस यानी कि उसमें हम एक क्या देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, और हम जानते हैं कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इन्हीं 5 के अकॉर्डिंग हम इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तभी तो मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमा 5 तरीके से चेंज होता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमें सेंटेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे पहचाने जाते हैं। दूसरा, हमें वर्ब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम लोग वर्ब को चेंज कर पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस की वर्ब क्या होती है, पास्ट टेंस की वर्ब क्या होती है, और फ्यूचर टेंस की वर्ब क्या होती है। क्लियर है। हमें यहाँ बात करते हैं हाउ टू चेंज पर्सन। पर्सन को चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पर्सन क्या है, पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से पर्सन होते हैं, क्या पर्सन होते हैं, पर्सन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं इनको नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि पर्सन क्या होते हैं, कौन कौन से पर्सन होते हैं, क्योंकि हमें पर्सन चेंज करना सीखना है। फिर हमें सीखना है क्या, हाउ टू चेंज वर्ब, और दोनों के साथ साथ हम लोग सीखेंगे इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना, ठीक है, किस तरीके से रिमूव करते हैं, क्या करते हैं। इससे पहला हमारा टॉपिक होगा कि पर्सन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पर्सन के बारे में। आपको ये दो बातें याद रखनी है, हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज वर्ब। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि पर्सन के बारे में समझते हैं, पर्सन क्या है। तो आप जानते हैं कि पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, पर्सन होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से टाइप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि 3 पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर है। तो हम पर्सन की बात कर रहे थे, तो पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है भाई, फर्स्ट पर्सन में वो आते हैं जो बोलते हैं, यानी जो स्पीकर होते हैं, बोलने वाले। यानी हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में वो आते हैं जो क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, यानी बोलने वाले होते हैं। सेकंड पर्सन में जब कोई बोलने वाला होगा तो सुनने वाला भी तो होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन जो मैं बोल रहा हूं मैं, और सुन रहे हैं आप, तो आप कौन हो गए, सेकंड पर्सन, यानी सुनने वाला, लिसनर। कौन हो गया, लिसनर। और थर्ड पर्सन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी स्पीकर और लिसनर, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। क्लियर है। तो स्पीकर कौन होते हैं, बोलने वाले कौन होते हैं, बोलने वाले कौन होते हैं, एक मैं बोल रहा हूँ, यानी आई, क्या हो गया, कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आई। या अगर हम सब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम सब, यानी आई प्लस, यानी मैं बहुत सारे मैं हो गए, क्या बन जाएगा, बी। यानी तो या तो मैं बोलता हूँ या हम सब बोलते हैं, तो बोलने वाले होते हैं आई और बी। क्लियर है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और बी आते हैं, और सेकंड पर्सन में कौन आता है, लिसनर, सुनने वाला। सुन कौन रहा है, तुम, यानी यू। और यू ही हमारा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, यानी दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू ही यूज करते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों केस में।
आई हमारा सिंगुलर होता है और वी हमारा प्लूरल होता है। क्लियर है? और थर्ड पर्सन यानी सेकंड पर्सन केवल और केवल यू होता है, आई भी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन। इसके अलावा जो कुछ भी रिमेनिंग है वो सब क्या है? थर्ड पर्सन। यानी आई भी यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं वो सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। जैसे ही, सी, इट, दे, ठीक है। और हम बात करते हैं जो हमारे नेम होते हैं वो भी सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस होता है। इसी का हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आप जानते हैं आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बी मैंने आपको एक्टिव पैसिव वाली क्लासेस में आपको सिखाया है, ठीक है। वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? अस होता है। यू का क्या होता है? यू का यू ही होता है। ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? हिम होता है। सी का हर होता है। इट का इट ही होता है। और दे का क्या होता है? देम होता है। और नेम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? नेम ही होता है। क्या होता है? नेम ही होता है। क्लियर है? और नेम आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक मेल का नेम होता है और एक होता है फीमेल का नेम, ठीक है। क्लियर है? अगर हम मेल के नेम की बात करेंगे तो मेल के नेम का इसका क्या होता है? ही होता है और उसका क्या होता है? सी। अगर नेम की बात करेंगे तो इसके लिए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो मेल के लिए हो जाएगा क्या? हिम और फीमेल के लिए हो जाएगा हर, ठीक है। वही ये वाली केस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पोजेशन की। पोजेशन दिखाने के लिए अगर मुझे अपना पोजेशन दिखाना हो, आई को पोजेशन दिखाना हो तो पोजेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माई। वी का पोजेशन दिखाना हो तो हम क्या यूज करते हैं? और करते हैं, ठीक है। यू का दिखाना हो तो क्या करते हैं? योर करते हैं, ठीक है। ही का दिखाना हो तो क्या करते हैं? हिम। क्या करते हैं? हिज, ठीक है। सी का हमें पोजेशन दिखाना हो तो किससे दिखाते हैं? हर से। यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस दोनों ही कैसे होते हैं? सेम होते हैं। इट का पोजेशन केस दिखाना हो तो क्या होता है? इट से दिखाते हैं, ठीक है। दे का दिखाना हो तो किससे दिखाते हैं? देयर से। और अगर हमें नाम का पोजीशन दिखाना हो, अगर मेल है तो मेल का पोजीशन दिखाते हैं किससे? हिज से। अगर फीमेल है तो फीमेल का पोजीशन दिखाते हैं हर से। अगर नाम मेल का है तो हिज से, अगर फीमेल का है तो हर से दिखाते हैं पोजीशन। क्लियर है? अगर हम समझते हैं यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। देखो आपने पढ़ा होगा आई का क्या होता है? माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। वी का क्या होता है? आवर सेल्फ। यू का क्या होता है? योर सेल्फ। और हम लोग इसका योर सेल्फ भी यूज करते हैं, ठीक है। दोनों ही यूज करते हैं हम लोग इसका। ही का क्या होता है? हिम सेल्फ। सिंगुलर के साथ सेल्फ आता है, प्लूरल के साथ सेल्फ आता है, ठीक है। हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। और हमारा नेम के लिए क्या यूज करते हैं? अब ये होगा तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, सॉरी देम सेल्फ, सॉरी क्या होगा? देम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम कहते हैं कि हमें ध्यान रखना है अगर हमें नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पर हमें गौर फरमाना है। किस पर? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पे ध्यान देना है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान देना है फर्स्ट पर्सन आई भी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, इसके कंपोनेंट ये होते हैं। आई भी के कंपोनेंट आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? किसके? आई भी के कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। और आपको क्या याद रखना है? ठीक है, यू के कंपोनेंट याद रखने हैं, क्योंकि हमें नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हीं को हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था हाउ टू चेंज पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज होते हैं, इसलिए हमें ये याद रखें आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर सेल्फ, ठीक है। यहां से ध्यान देंगे यू, योर, ठीक है, यू, योर, यू, योर सेल्फ या योर सेल्फ, ठीक है, ही, हिमसेल्फ, ये सारी चीजें हैं, ये थर्ड पर्सन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमें चेंज करना है। तो हमारे पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन आई भी और सेकंड पर्सन यू, यानी लिसनर एंड स्पीकर। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम समझते हैं, अभी मैंने बताया था हाउ टू चेंज वर्ब, यानी वर्ब को कैसे चेंज करें। तो वर्ब को चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है, यानी हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में हम क्या वर्ब यूज करते हैं, पास्ट में क्या यूज करते हैं और हम फ्यूचर में क्या करते हैं। तो हम आइडेंटिटी ऑफ क्या पढ़ते हैं, यहाँ समझते हैं
आइडेंटिटी ऑफ टेंसेस। ठीक है, टेंस के बारे में जानेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहले इंट्रोडक्शन क्लास है आज के, हम समझेंगे। अगर ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी तो हमें नरेशन बनाने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, हम समझते हैं हाउ टू चेंज वर्ब वाली। तो इसके लिए हम हेडिंग डालेंगे आइडेंटिटी ऑफ टेंसेस। आइडेंटिटी ऑफ टेंसेस यानी टेंसेस यानी टेंस की पहचान क्या है, तो टेंस की कैसे पहचान करते हैं। तो हमने देखा हमारे पास जो टेंसेस होते हैं वो कौन कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को? देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 चीजें होती है, तो हमें समझना है कि इसकी पहचान कैसे होगी कि कौन सा टेंस है। तो इसकी पहचान हम लोग किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सहायता से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे केवल और केवल वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, यानी हम मेन वर्ब की बात करेंगे। सबसे पहले जो केवल और केवल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कहाँ आती है, सिंगल हेल्प वो जो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो आती है केवल प्रेजेंट में। और सेकंड फॉर्म जो होती है वो किस में आती है, वो आती है पास्ट। सॉरी, सेकंड फॉर्म किस में आती है, इकलौती की बात कर रहे हैं। ये सिंगल अकेली कहाँ आती है, प्रेजेंट को शो करती है, और ये पास्ट सेकंड फॉर्म इकलौती किसको शो करती है, पास्ट को शो करती है, पास्ट इंडेफिनिट को, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को। बात क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में देखो, अब फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, लेकिन वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। लेकिन इकलौती फर्स्ट फॉर्म आए, इकलौती तो प्रेजेंट को शो करेगी, अगर इकलौती सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट को शो करेगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो देखो यहाँ भी हमारा क्या होगा, यहाँ भी आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, यहाँ भी आएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, फ्यूचर में विल सेड के साथ में। ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे इनकी जो अच्छी सबसे पहचान होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब से। 2 चीजें आपकी मैंने बता दी, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखो प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इज, एम आर, हैज, हैव, और क्या यूज करते हैं, इज, एम आर, हैज, हैव यूज करते हैं, और डू डज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डू डज यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इज, एम आर, हैज, हैव और डू डज। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम आर, हैज, हैव या डू डज जहां दिखाई दे तो आप बता देंगे कि उसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट, क्योंकि ये सब है की स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब शो करती है प्रेजेंट को। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वॉज वर्ब, क्या होती है, वॉज वर्ब, हैड, और क्या होता है, डिड। क्या होता है, वॉच वर्ब शो करती हैं, और क्या करता है, हेड करता है, और डिड। यानी अगर जहाँ डिड दिखे, हेड दिखे, वॉच वर्ब दिखे, वर्ब की सेकंड फॉर्म इकलौती दिखे, वहां क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। क्लियर है? ठीक, अब ये फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर के लिए एक छोटा सा तरीका याद रखना है, जब विल और शैल जहां आपको दिखाई दे जाए वहां आपको बता देना है वो फ्यूचर। आपको जरूरत नहीं है पहचानने की फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट की कोई नीड नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट की कोई नीड नहीं है। मैं आपको जिस तरीका सिखाऊंगा उसमें मैं इसका टेंसेस का कोई यूज ही नहीं करूंगा। बस आपको ये पता करना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है। इसके सब पार्ट्स याद नहीं करने आपको, ना पहचानने हैं आपको। इतना पहचाना है प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। तो जब विल से दिख जाए वो अब क्या है, फ्यूचर है। जब वर्ब की इकलौती सेकंड फॉर्म दिख जाए, वॉच वर्ब दिख जाए, हैड दिख जाए, डिड दिख जाए, वहां क्या है, पास्ट टेंस है। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इकलौती दिख जाए, इज, एम आर दिख जाए, हैज, हैव दिख जाए, डू डज दिख जाए, तो वहां पर क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहां से हम तीनों टेंसेस को पहचान लेंगे। क्यों, इसको हमें चेंज करना होगा और हमें समझना होगा। नरेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर हमारी आर भी प्रेजेंट है फ्यूचर में होती है तो हम पता भी तो चले हमें प्रेजेंट फ्यूचर में होती है, तो हमें ये नहीं पता कि पहचान क्या है। जब हमें पहचान पता चलेगी तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ से प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो आर एस पर की टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता, पास्ट में होती है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। तो पता तो चले होती कैसे है। क्लियर है? तो ये आपको दिख जाएगा, वहां को आप अच्छे से पहचान लेंगे। ठीक है, मैं पॉइंट टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक उसमें नहीं लेके जा रहा हूँ सारी चीजों को बताऊँ आपको कंफ्यूजन हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ पहचान क्या है। अगर आप सारी मेरी वीडियो जिसकी देख लोगे नरेशन के, अगर नरेशन का कोई भी अगर एक भी सिंगल क्वेश्चन भी बच जाए तो मुझसे कहना, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर होती हैं। फिर मैं आपको बात कर रहा था जिसकी कि हमें इन्वर्टेड कॉमा को 5 तरीके से रिमूव करते हैं, और 5 तरीके का मीनिंग है कि हमें सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव ही नहीं कर पाएंगे।
कि आरएस के हमें सेंटेंस को पहचानना होता है। आरएस के सेंटेंस को पहचानते हैं तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर पाते हैं। तो हमें इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हमें नीड पड़ती है किसकी, इसको रिमूव करने के लिए हमें नीड पड़ती है किसकी, सेंटेंसेस की। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंसेस। आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंसेस यानी हमें सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस की पहचान होनी चाहिए। तो आप जानते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। मैं सबको समझा देता हूं आपको, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस। सेकंड interrogative sentences. Third one is imperative sentence. Fourth one is optative sentence. Fifth one is exclamatory सेंटेंसेस। ठीक है, यानी हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। इनकी आइडेंटिटी समझेंगे, इनको पहचाना कैसे जाए, पता कैसे चलेगा कि असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। और डिटेल के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इनकी पहचान के लिए, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे पहचानते हैं, क्या होता है। ठीक है, और जो हमने अभी ये टाइप्स लिए वो लिए हैं सेंस के बेस पर, यानी सेंटेंसेस के टाइप लिए हैं सेंस के बेस पर। यानी सेंटेंसेस को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सेंटेंसेस किसके बेस पर, सेंस के बेस पर और स्ट्रक्चर के बेस पर। स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग कितने टाइप से पढ़ते हैं, 3 टाइप में पढ़ते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। क्लियर है। और सेंस के बेस पर हम लोग पढ़ते हैं 5 टाइप्स में, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। हम लोगों को नरेशन में इसी की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हम लोग इसको समझते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। तो ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही हो, सब्जेक्ट से हो रही हो, इसके बाद हमारा क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो। क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो, और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो। ये क्या है, फुल स्टॉप। क्या ये, फुल स्टॉप। क्लियर है। तो सेंटेंसेस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही हो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, तो आंख बंद करके बता देना क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस है। और असर्टिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें आपके अफर्मेटिव भी आते हैं। क्या आते हैं आपके, अफर्मेटिव भी आते हैं, और कौन से आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। क्लियर है। नेगेटिव सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस किसमें आते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में। और असर्टिव का मैं आपको मीनिंग बता दूं, ये होते हैं सूचना संबंधी वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे इंफॉर्मेशन नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो, वो क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, इनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। वर्ब कोई भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आएगी, कोई भी फॉर्म हो सकती है। क्लियर है। तो पहचान करनी है किससे, फुल स्टॉप और सब्जेक्ट से। स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से और फुल स्टॉप से अंत होगा। क्लियर है। यहाँ बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रश्नात्मक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चन करते हैं। और आप जानते हैं क्वेश्चन हम 2 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से। किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। एक क्वेश्चन हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको बताई थी, क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ठीक है, विल, सेल, डू, डज, डिड, ये सारी मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी। ये सब हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो क्या है, इंटरोगेटिव है। और दूसरा, इसकी स्टार्टिंग होती है WH वर्ड से। तो 2 टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जिसका आंसर हम यस नो में देते हैं। एक WH टाइप होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसका आंसर हम एक स्टेटमेंट में देते हैं। ठीक है। तो यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी, और या फिर किससे होगी, WH वर्ड। WH वर्ड कौन से, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, ठीक है, हाउ, हु, ये व्हाट, ये सब क्या है, WH वर्ड है। अगर इनसे स्टार्टिंग होगी तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन कब, जब सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्लियर है। व्हाट से अगर हमारा, हाउ से, वेयर, इससे सबसे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है या हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्या होगा,
ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क देखना, बता देना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर है? इन्वर्टेड कॉमा हटाने के तरीके हैं ये। अगर ये आपको आते हैं या पहचानना आता है तो तभी हटा पाएंगे, नहीं आप एरर करेंगे, गलती करेंगे। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हमें बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है आज की, अगर ये अच्छे से समझ लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। सेकेंडों में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं क्या, आज्ञा सूचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें क्या मिलता है, ऑर्डर मिलता है, परमिशन मिलती है, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हम सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, वो सभी किसमें आती हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। क्लियर है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहाँ ऑर्डर, परमिशन, सजेशन, एडवाइस वगैरह मिलता है, वो हमारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। और वैसे मैंने आपको एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ाया, एक्टिव पैसिव की मेरी क्लास देख लेना, वहां पर मैंने इंपेरेटिव को अच्छे से समझाया कि इंपेरेटिव क्या होते हैं और स्टार्टिंग कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसकी स्टार्टिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। ठीक है, या फिर इसकी शुरुआत होती है डोंट से, या इसकी शुरुआत होती है लेट या लेटर से। तो याद रखना, जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, लेट से या लेटर से हो रही हो और लास्ट में क्या आ रहा हो, फुल स्टॉप आ रहा हो, क्या आ रहा हो, फुल स्टॉप, एफएस यानी फुल स्टॉप आ रहा हो, तो सेंटेंस कौन सा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट, लेट एंड लेटर्स, अगर इससे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो वो 100% इंपेरेटिव सेंटेंस होगा और लास्ट में होगा फुल स्टॉप। यहाँ भी फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? अब समझते हैं ऑप्टेटिव। देखो ऑप्टेटिव की बहुत अच्छी पहचान है, इसकी जो शुरुआत होगी वो होगी में से। किससे होगी? में से होगी। यानी ऑप्टेटिव की पहचान किससे होगी? में से होगी। और सेंटेंस के लास्ट में क्या रहा होगा? देखो में तो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मोरल्स में आती है, तो भाई यहाँ अगर यहाँ में आ रहा हो पीछे क्वेश्चन मार्क हो तो वो होगा इंटरोगेटिव। लेकिन में से स्टार्टिंग हो रही है और पीछे क्या आ रहा हो, डंडा के नीचे अंडा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन, विस्मय बोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन। अगर ये आ रहा हो सेंटेंस के लास्ट में, यानी हम कह सकते हो में से स्टार्टिंग में हो रही हो, तो सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर है? किससे होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अब देखो यहाँ समझ लेते हैं, इसकी टू द पॉइंट बात करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसलिए हम शॉर्ट में बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आश्चर्यसूचक वाक्य, ठीक है, विस्मयबोधक वाक्य। यहाँ हम बात करते हैं, ठीक है, विस्मयबोधक वाक्य होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, और इनका ऑप्टेटिव का होता है इच्छासूचक वाक्य। तो इसकी बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी में। देखो इसके पीछे क्या आएगा, डायरेक्ट याद रखो, सेंटेंस इसके लास्ट में डंडा के नीचे अंडा आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में से नहीं होगी। जिस सेंटेंस किसी स्टार्टिंग में से ना हो रही हो, किसी से भी हो रही हो, हाउ से हो रही हो, व्हाट से हो रही हो, ठीक है, हाउ से हो, व्हाट से हो, किसी और से हो, ठीक है, अलास आ रहा हो, जैसे एक्सक्लेमेशन हमारे कुछ वर्ड होते हैं जैसे अलास, उरे, हुर्रा, ब्रावो, ठीक है, ये सब वर्ड होते हैं, ओहो, ठीक है। अब ये सब अगर वर्ड आते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लेमेशन साइन होगा, यानी विस्मयबोधक चिन्ह लगा होगा, ठीक है, लेकिन में से स्टार्टिंग नहीं होगी तो वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों की पहचान अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि हम लोगों को नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इसकी, तो हमने इसको अच्छे से समझा है, ठीक है। तो हमने आज समझा, क्या क्या समझा इसमें, हमने समझा कि आरएस क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। फिर हमने देखा हाउ टू चेंज, किसके लिए, वर्ब के लिए, कि यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानते हैं। फिर हमने सीखा क्या, कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए, ठीक है, हमें 5 तरीके से रिमूव किया जाता है और जरूरत पड़ती है किसकी, आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंसेस की। तो हमने आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंसेस को सीखा। फिर हमें जरूरत थी हाउ टू चेंज क्या, पर्सन, तो पर्सन को हमने सीखा, पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीजों को हमने समझा। तो इस वीडियो से हमारा जो नरेशन की स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन क्लासेस थी उसकी, अब अगली जो क्लासेस होगी उसमें हम नरेशन को असर्टिव सीखेंगे पहले, ठीक है, पहले असर्टिव की नरेशन बनाना, फिर इंटरोगेटिव की, फिर इंपेरेटिव की, फिर ऑप्टेटिव की, फिर एक्सक्लेमेटरी की, 1 बाय 1 सीखेंगे। तो आपको ये इतना हलवा लगेगा अब अगली क्लासेस से, आप चंद सेकंडों में, 2-3 सेकंड में आप पूरे नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखिए ध्यान से, ठीक है। मैंने टू द पॉइंट बात करी है, मैंने कोई इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, मुझे जितनी जरूरत है उतना पढ़ाया है, और ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपसे अलग पढ़ाऊंगा, अलग क्लासेस में पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजों को डिटेल में।
में, ठीक है। अभी केवल मैंने नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये मैंने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को पढ़ाया है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं नरेशन की फर्स्ट क्लास के साथ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें, ठीक है। और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी करवाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।